Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 की यूनिट 3 परसेप्शन के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट में हमने परसेप्शन, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन और रोल ऑफ अटेंशन, परसेप्शन, इन सब पार्ट्स को कवर करा था और इस पार्ट में हम लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ना है लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर के ज़रूर देखें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिलेक्शन क्या है, तब जाकर के ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट है ये उनको समझ में आएगा। अब हमें लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो ये जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं? In the early 20th century, three German psychologists, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Kofka, proposed new principles for explaining perception called as Gestalt principle. 20th century में 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने न्यू प्रिंसिपल्स, एक नए प्रिंसिपल्स परसेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए नए प्रिंसिपल्स दिए थे। उन सब प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है? जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल। According to them, the process of perception doesn't involve perceiving an array of stimuli as an object, but it involves our tendency to seek a form or pattern in it. तो इन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इनके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है परसेप्शन की, परसेप्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता उनके अकॉर्डिंग कि हमने अगर कोई भी स्टिमुलाई देखा है, कोई भी स्टिमुलाई, हम उसे एज एन ऑब्जेक्ट परसीव नहीं करते हैं। ये चीज़ कि किसी भी स्टिमुलाई का एज एन ऑब्जेक्ट परसीव करना, ये परसेप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो परसेप्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है कि हमारी जो जितने भी ह्यूमन्स है, एनिमल्स, उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि किसी भी स्टिमुलाई को उसको उसमें एक फॉर्म ढूंढना या फिर एक पैटर्न ढूंढना कि किस पैटर्न में, जिससे कि हमें वो ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। तो ये होता है परसेप्शन में। अकॉर्डिंग टू जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिनके नाम हमने अभी ऊपर पढ़े थे, उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। The literal meaning of the word gestalt is the form of configuration. जो एक literal meaning है इस वर्ड की, gestalt की, वो क्या है? configuration. configuration क्या होता है? configuration का मतलब होता है किसी भी स्टिमुलाई को या फिर किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पार्ट को हम जब अरेंज करते हैं किसी भी एक पैटर्न में, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, उसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी भी पैटर्न में या किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक स्टिमुलाई को या फिर एक किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्ट को हम अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से जो ये वर्ड है जेस्टॉल्ट, इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन और लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम रखा गया था जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स, क्योंकि बेसिकली हम इसमें पैटर्न्स, फॉर्म्स जो कि हमारे परसेप्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक प्रमाइस ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज़ दैट होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो जो बेसिकली ये जो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है, इसमें क्या है, क्या बताया गया है इसमें मेन चीज़ ये है कि क्या बता रहा है कि होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अभी आप जो इलस्ट्रेशन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको कुछ ब्लैक पार्ट और फिर कुछ वाइट पार्ट, उस वाइट पार्ट में चेस की कुछ पीसीस दिख रहे होंगे, साथ में कुछ ब्लैक पार्ट है। उस ब्लैक पार्ट में किसी को फेस, दो लोग खड़े हुए दिखे होंगे या फिर किसी को नहीं दिखे होंगे, किसी को सिर्फ चेस के पीसेस दिखे होंगे। तो ये क्या बता रहा है? ये पूरी चीज़ अगर हम इसे ओवरऑल, इस पूरी पिक्चर को, इस इलस्ट्रेशन को देखें तो क्या है कि कुछ चेस की पीसीज हैं और फिर ब्लैक पार्ट है, या फिर किसी को सिर्फ ह्यूमन दिख रहा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ओवरऑल इलस्ट्रेशन है वो कुछ अलग है, कुछ और है, बट उसका कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ इट, कुछ पार्ट वो क्या है? अलग है। तो ओवरऑल जो होल पार्ट है वो अलग है और कुछ पार्ट अलग होता है। इस तरीके से हम अपनी जो आसपास की चीज़ें होती हैं उन्हें परसीव करते हैं। अभी जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो ये था पूरा मीनिंग जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का कि जो होल है वो डिफरेंट है उसके कुछ पार्ट्स से। ये थी इस पूरे जो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में बात। अब हम नेक्स्ट इसके जितने लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है। तो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के हम दोबारा से उस इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। अब इस इलस्ट्रेशन में जैसे मैंने बताया था कि किसी को 2 लोग दिखेंगे ब्लैक पार्ट में, किसी को वाइट पार्ट, जिसका फोकस ज़्यादा वाइट पार्ट पे होगा उससे क्या दिखेंगे? चेस के पीसेस। तो ये किस पे डिपेंड करती है? ये चीज़ हमारे फोकस पे डिपेंड करती है कि जिस पार्ट पे हमने ज़्यादा फोकस करा हमें वो दिखेगा। अब ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या है और इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे।
The principle states that we have a tendency to segregate our world in the form of figure and ground. ये प्रिंसिपल हमें बताता है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप प्रिंसिपल जो है ये हमें बताता है कि हमारी टेंडेंसी है, हमारी आदत होती है ह्यूमंस की कि हम अपने वर्ल्ड को फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में देखते हैं. अब फिगर ग्राउंड क्या है? फिगर इज दैट पार्ट ऑफ स्टिमुलाई विच हैज़ आवर फोकस ऑफ द विजुअल फील्ड, वेयर इज द ग्राउंड इज बैकग्राउंड. फिगर वो है जिस पे हमारा फोकस जाता है, जिससे हमारी जो विजुअल फील्ड है फोकस करती है, वो है फिगर. विजुअल फील्ड फोकस करती है वो है फिगर, और जो बाकी का पार्ट होता है वो बाकी का जो पार्ट होता है वो है ग्राउंड. बाकी जितना बैकग्राउंड होता है वो ग्राउंड है. ठीक है, तो आई होप कि फिगर और ग्राउंड में डिफरेंस समझ में आया. यानी कि जैसे हमने पुरानी पिछली जो इलस्ट्रेशन देखी थी जिससे ह्यूमंस दिखे होंगे, जिससे दो ब्लैक पार्ट में ह्यूमंस दिखे होंगे, उसके लिए वो ह्यूमंस क्या है? वो फिगर है, और वो जो वाइट पार्ट है वो बैकग्राउंड, वो क्या है? ग्राउंड. और जिनको वाइट पार्ट सिर्फ चेस्ट दिखे हैं, ह्यूमंस नहीं दिखे, मीन्स वो वाइट पार्ट यानी कि चेस्ट की जो पीसेस हैं वो क्या है? फिगर. और जो ब्लैक पीछे का पार्ट है जो बैकग्राउंड वो क्या है? ग्राउंड. तो फिगर हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड इज बेटर रिमेंबर्ड, वेयर एज बैकग्राउंड इज शेपलेस एंड हैज़ नो लिमिट्स. तो फिगर क्या है? फिगर के पास एक डेफिनेट शेप है और हम उसे ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं. और बैकग्राउंड क्या है? शेपलेस है और जिसकी कोई लिमिट्स नहीं. जब शेप नहीं है इसी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाए, कंसीडर नहीं कर पाए. और जिसकी शेप है, हमें जिसकी शेप दिखती है वो क्या है? फिगर. और हमें वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है. और बाकी जितना भी पार्ट है वो क्या है? बैकग्राउंड, और उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो ये था फिगर और ग्राउंड रिलेशनशिप क्या है. हम अपने वर्ल्ड को फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप में बांट देते हैं. नेक्स्ट जो फर्स्ट लॉ है जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स का, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? आपको पहले ये इलस्ट्रेशन दिख रही है जिसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं. तो आपने अभी देखा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने जो सर्कल्स एक साथ है उनको आपने एक ग्रुप में कर दिया होगा, और जो सर्कल्स अलग अलग है उन्हें अलग ग्रुप में कर दिया होगा. तो ये क्यों करा? टू परसीव स्टिमुलाई मीनिंगफुल, स्टिमुलाई विच आर क्लोजर टू ईच अदर आर परसीव्ड बाय अस बिलोंगिंग टू वन ग्रुप. ये हमारी सोच होती है कि अगर हमें किसी भी स्टिमुलाई को मीनिंगफुली परसीव करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी जो भी स्टिमुलाई एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है हम उन्हें एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और जो क्लोज नहीं है हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं. आर परसीव्ड बाय बिलोंगिंग टू वन ग्रुप, हम सोचते हैं कि जो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे कि इलस्ट्रेशन में भी जितने सर्कल्स हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है हमने उन्हें एक ग्रुप में कर दिया, और जो क्लोज नहीं है हमने उन्हें अलग कर दिया, अलग ग्रुप में डाल दिया. Due to this reason, people tend to see following circles as a group rather than individual circles. जैसे जो कि मैंने बताया कि इस रीज़न की वजह से कि हम स्टिमुलाई को मीनिंगफुली परसीव करने के लिए जो क्लोजर होते हैं उन्हें एक ग्रुप में कंसीडर करते हैं. इसकी वजह से जो हमने अभी इलस्ट्रेशन देखी, हमने जो सर्कल्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज थे हमने उन्हें एक ग्रुप में कर दिया. अलग अलग देखने की वजह है तो सब सर्कल्स ही, बट हमने उन्हें अलग अलग देखने की बजाय एक ग्रुप में कंसीडर करा. Our brain tends to group large elements as one to make us interpret more easily. Our brain tends to group large elements as one to make us interpret more easily. हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारी ब्रेन की आदत होती है कि वो जितने लार्ज एलिमेंट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक में कंसिडर कर देता है. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स थे, अगर हम इन्हें काउंट करते नहीं याद रखते तो शायद हमें याद ना रहता. बट हमने क्या करा, जो जितने सर्कल्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं हमने उन्हें एक ग्रुप में कर दिया. तो यहाँ पे एक ग्रुप ये, एक ये. तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें एक ग्रुप बड़ा है फिर बाकी 3 बराबर. तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आ गई और हम इजीली इंटरप्रेट कर पाए. इस वजह से हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास स्टिमुलाइज बहुत सारे होते हैं और जो ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, हम उन्हें एक ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं. जैसे कि जैसे क्लास होती है, अगर क्लास में हम लंच टाइम में क्या करते हैं, लंच टाइम में सब अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं. तो अगर हमें पता करना है कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन कितने ग्रुप हैं, या फिर कौन से ग्रुप में कौन कौन स्टूडेंट है, तो क्या होता है लंच टाइम में सब अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने ग्रुप में जो है लंच करते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जितने लोग एक दूसरे के एक साथ बैठ करके लंच कर रहे हैं वो एक ग्रुप के हैं, दूसरे एक ग्रुप के हैं. तो इस तरीके से भी हमें पता चल जाता है. वहाँ पर भी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हम यूज़ करते हैं. तो अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? स्टिमुलाई सिमिलर टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर. जो स्टिमुलाई एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर होते हैं जैसे, उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं.
जैसे कि अभी इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, जितने भी वाइट बॉल्स हैं, वाइट सर्कल्स हैं, उनको हमने क्या करा, एक ग्रुप में डाल दिया, और जितने ब्लैक सर्कल्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में कर दिया। जैसे कि स्कूल्स में होता है, इतने सारे स्कूल्स हैं, बट हर स्कूल की यूनिफॉर्म क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट, अगर रोड पे सब जा रहे हैं हम देखें तो हाँ कि ये स्टूडेंट इस स्कूल का है, ये स्टूडेंट दूसरे स्कूल का है। इस तरीके से भी यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट, इन द फिगर वी टेंड टू ग्रुप सर्कल बेस्ड ऑन इट्स कलर। वी एक्सटेंसिवली यूज दिस प्रिंसिपल इन रियल लाइफ। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो हम फिगर देख रहे हैं, इसमें जो वाइट सर्कल्स थे हमने उन्हें एक ग्रुप में करा और ब्लैक सर्कल्स को एक ग्रुप में, और हम इस ये जो प्रिंसिपल है हमें रियल लाइफ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच वी ग्रुप प्लेयर्स बेस्ड ऑन देयर जर्सी कलर। जब क्रिकेट मैच होता है तो हम जो प्लेयर्स हैं उन्हें उनके जर्सी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं। अब ग्राउंड में इतने सारे लोग होते हैं और इतनी दूर, ग्राउंड से काफ़ी दूर जो लोग बैठे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा, अगर हम कोई भी यूनिफॉर्म ना रखें, मैच में कोई भी यूनिफॉर्म ना रखें, तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन किस टीम का है या फिर कौन सा प्लेयर किस टीम का है। और बट हमने कैसे पहचानते उनके जर्सी के अकॉर्डिंग कि हाँ ये ब्लू है, ये ग्रीन है, या वाइट है, जो भी है। तो हम उनके कलर्स के अकॉर्डिंग, उनके जर्सीज के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं कि हाँ ये इस टीम का प्लेयर है और ये दूसरी टीम का प्लेयर है। और स्कूल यूनिफॉर्म्स में भी यही होता है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था। अब हम थर्ड जाएंगे। थर्ड है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन। तो इस लॉ में क्या है, आर टेंडेंसी टू परसीव फिगर इन कंटिन्यूएशन रेदर देन इन पार्ट्स। तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है, हमारी आदत होती है कि हम कोई भी स्टिमुला है हम उसे पार्ट्स में नहीं कंसिडर करते, पार्ट्स में नहीं परसीव करते, हम उसे एक कंटिन्यूएशन पे परसीव करते हैं। जैसे कि अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन है, इसको आप एक लाइन की तरह परसीव कर रहे होगे, जबकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे सर्कल्स। ये छोटे छोटे सर्कल्स के बजाय आप इसे क्या कंसिडर करोगे, एक लाइन की तरह, और इसे भी एक लाइन की तरह। तो ये होता है लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, कि हम कंटिन्यू रखते हैं, स्मूथ कंटिन्यू। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है मूवी क्या होती है, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिन्हें हम एक कंटिन्यूसली हमने फ्लिप करते रहते हैं, और क्या परसीव करते हैं कि एक पूरी मूवी कंटिन्यूसली एक वीडियो की तरह है। जबकि क्या होता है कि बहुत सारी पिक्चर्स होती है जो इतनी कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ फ्लिप की जाती हैं कि वो हमें क्या लगती है, एक वीडियो। तो मूवी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन का। और इस इलस्ट्रेशन में भी आपको जो ये इलस्ट्रेशन दिख रही है, इसमें भी आप इसे कैसे कंसिडर कर रहे होगे, एक लाइन की तरह। ये पूरी एक लाइन है, जबकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे सर्कल्स हैं। बट इन सर्कल्स को ना कंसिडर करते हुए, इनको सर्कल्स के रूप में ना देखते, हमें क्या कंसिडर करें, इसे एक लाइन, पूरी कंटिन्यू लाइन। तो ये क्या है, यह लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट है फोर्थ, लॉ ऑफ क्लोजर। अब यहाँ पे क्लोजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉक्सिमिटी में जैसे क्लोज था कि जो ज़्यादा क्लोज है हम उन्हें एक ग्रुप में डाल देते, तो ये भी क्लोज, वो वाला क्लोजर नहीं। लॉ ऑफ क्लोजर मीन्स दिस लॉ स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई एज क्लोज्ड शेप्स, कि हम क्लोज्ड परसीव करते हैं, इवन विद सम मिसिंग पार्ट्स, जबकि उसमें कुछ मिसिंग पार्ट्स होते हैं उसके बावजूद। जैसे कि अभी इलस्ट्रेशन आपको दिख रही होगी, इसमें जो ये स्क्वायर आप परसीव कर रहे हो, इसमें कोई भी लाइंस नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इसके पार्ट्स मिसिंग है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से पार्ट मिस है, यहाँ से मिस है, यहाँ से। तो इससे क्या हो रहा है कि पार्ट मिस है, बट फिर भी हम इसे एक स्क्वायर के रूप में परसीव करें। क्यों, लॉ ऑफ क्लोजर के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ क्लोजर की वजह से। क्योंकि अगर कोई पार्ट मिस भी है फिर भी हम उसे बंद यानी कि क्लोज्ड परसीव करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में पैंडा का भी एग्जाम्पल है, पैंडा की एक इलस्ट्रेशन, एक पिक्चर है, वो भी क्या है, हाफ कंप्लीट है, यानी कि पूरी तरीके से वो उसके लाइंस नहीं बने हुए, बट फिर भी हम उसे एक पैंडा के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसका लॉ ऑफ क्लोजर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टारबक्स का सिंबल आपने देखा होगा, एक मरमेड का, क्वीन मरमेड का। तो उसमें क्या है कि काफ़ी जो वाइट पार्ट है उससे मरमेड बनी हुई है। यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन है, ये लोगो है स्टारबक्स का। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारा ग्रीन पार्ट है, और जो वाइट पार्ट है वो पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, बट फिर भी हम क्या परसीव कर रहे हैं इससे, ये कि ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक मरमेड है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है लॉ ऑफ क्लोजर का। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, लॉ ऑफ कॉमन रीजन कॉमन फेट, यानी कि
कॉमन रीजन का। स्टिमुलाई मूविंग इन सिमिलर डायरेक्शन आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी स्टिमुलाई एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे हम उन्हें एक ग्रुप का कंसिडर कर लेते हैं, एक ही ग्रुप का परसीव करते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये बहुत सारे बर्ड्स की है जो कि एक ही डायरेक्शन में, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर हम रियल लाइफ में भी देखिए, अगर हम आसमान में बहुत सारे जो पंछी होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में उड़ रहे होते हैं, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक ही ग्रुप के हैं। जैसे माइग्रेटिंग जो बर्ड्स होती हैं वो एक साथ जो है उड़ करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो ट्रैवल करती हैं, माइग्रेट करते हैं, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक ही ग्रुप की हैं, हम उन्हें एक ही ग्रुप का परसीव करते हैं। ये जो लॉ है ये हमें ये बताता है। अब लास्ट है 6 लॉ ऑफ गुड फॉर्म प्रेगनेंस। द वर्ड प्रेगनेंस इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग गुड फिगर। ये प्रेगनेंस वर्ड एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, गुड फिगर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आउट ऑफ all possible ways of grouping stimuli, we tend to group stimuli in the simplest and stable shape. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे सीधी बात यह है कि जितने भी स्टिमुलाई हैं हम उन्हें अगर पॉसिबल जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स हैं उनमें अगर हम कंसीडर करें, उनमें परसीव करें, उसमें से हम क्या चूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा सिंपल और स्टेबल शेप में, स्टेबल एक फिगर में, एक फॉर्म में, सबसे स्टेबल और सिंपल फॉर्म में हम उसे परसीव करते हैं ताकि वह हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रख सकें हम उसे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी स्टिमुलाई है हम उसे सबसे सिंपल, सबसे स्टेबल शेप में, एक फिगर, एक फॉर्म में हम उसे परसीव करते हैं। दस वी कैन से दैट सिंपलर फॉर्म्स आर मोर परसीव्ड बाय अस। तो इससे हम क्या कह सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो सिंपलर फॉर्म्स होते हैं, जितनी ज़्यादा सिंपल फॉर्म्स होते हैं हम उन्हें ज़्यादा परसीव करते हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे सर्कल्स हैं डिफरेंट कलर के। अगर इसे आप सिर्फ सर्कल्स के अकॉर्डिंग सर्कल्स में कंसीडर करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ये जो सिंबल है किसका है, ओलंपिक का, तो ये हमें याद रखने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी स्टिमुलाई को जितने ज़्यादा सिंपल हो सके उतने ज़्यादा सिंपल वे में परसीव करते हैं, उतने ज़्यादा सिंपल वे में ग्रुप करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे काफ़ी फायर वर्क है, काफ़ी शोर हो रहा है, तो इस वजह से वीडियो आगे बन नहीं पा रही। तो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के हम इस पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें और अपनी क्वेरीज भी ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।